Good morning, all. I'm Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today, we'll discuss about political ideas of Sardar Bhagat Singh. सरदार भगत सिंह जी के राजनीतिक विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके राजनीतिक विचारों को डिस्कस करने से पहले हम उनके लाइफ स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उनका क्या जीवन परिचय था, क्यों वो इतने फेमस थे। देखिए, सरदार भगत सिंह जी का अगर हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था। 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह जी था और उनके चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे। वो अपने समय के बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी रहे थे। जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ तो उनके चाचा अजीत सिंह जी को लाला लाजपत राय के साथ जब किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उसके आरोप में अंग्रेजी सरकार ने मांडले जेल, जो आजकल बर्मा में है, वहां पर भेजकर उन्हें देश निकाला दिया हुआ था। लेकिन जब 1907 में भगत सिंह जी पैदा हुए तो उनको रिहा कर दिया गया था और भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी को भी अंग्रेजी सरकार ने नेपाल में गिरफ्तार किया हुआ था, परंतु कुछ समय के बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। भगत सिंह जी के छोटे चाचा स्वर्ण सिंह जी, जो कुछ समय पहले ही वह भी जमानत पर रिहा हुए थे। तो ऐसे खुशी के माहौल में खुश होकर जो भगत सिंह जी की दादी थी जय कौर, उन्होंने भगत सिंह जी को भागा वाला माना, बहुत ही की किस्मत वाला है जिनकी वजह से सभी उनके बेटे जेल से वापस आ गए हैं, और उनको भागा वाला मानते हुए उनका नाम भगत सिंह रख दिया। तो इस आधार पर उनका नाम भगत सिंह पड़ा था। भगत सिंह जी के परिवार में सभी व्यक्ति क्रांतिकारी थे और उनको क्रांतिकारी बनाने में उनके परिवार और उनके चाचा जी का बहुत अधिक योगदान था। उनके दोनों भाई कुलतार सिंह और कुलवीर सिंह का नाम भी बहुत प्रसिद्ध देशभक्तों में आता है। तो इस तरीके से सरदार भगत सिंह जी का पूरा परिवार ही देशभक्ति के रंगों में रंगा हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी लोगों का परिवार था। भगत सिंह जी की अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरू की शिक्षा गांव से ही प्राप्त की थी और उस समय महात्मा गांधी द्वारा जो सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया गया था, तो इस वजह से भगत सिंह जी ने सरकारी स्कूलों को छोड़कर लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक, जिनको हम डीएवी के नाम से जानते हैं, उनमें दाखिला ले लिया था। उनके शिक्षा के समय में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया, उस आंदोलन ने उनके मन में विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की भावना जागृत कर दी थी और अपनी उच्च शिक्षा के लिए भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पर उनका संपर्क भगवती चरण वोहरा, यशपाल और सुखदेव जैसे देशभक्तों से हुआ। तो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार जी भी रहे थे। तो जब उन्होंने बीए की परीक्षा शुरू की, बीए की पढ़ाई शुरू की, तो उनके घर वालों ने उनकी शादी की बातें करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने शादी की बातों को इग्नोर करके वे कानपुर चले गए थे, जहां पर उन्होंने प्रताप प्रेस में नौकरी शुरू कर दी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो शामिल हो गए थे। और वहां पर उनका संपर्क चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और गणेश शंकर विद्यार्थी और अजय घोष जैसे क्रांतिकारियों से उनकी मुलाकात हुई। तो यह भगत सिंह के जीवन का एक ऐसा पड़ाव था जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना पहला कदम रखा था। उसके बाद वे लाहौर वापस आ गए और कुछ समय के लिए उन्होंने दिल्ली में वीर अर्जुन नाम से एक समाचार पत्र में भी काम किया और 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई और वो इसके एक मुख्य कार्यकर्ता बन गए। बहुत ही मुख्य कार्यकर्ता थे वो इस जो सभा के। सन 1928 में जब साइमन कमीशन को भारत में भेजने का निर्णय लिया गया, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके भारतीयों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। लेकिन नौजवान भारत सभा ने भारत कांग्रेस सेवा समाज से मिलकर लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था, भारत के शहरों में दौरा करना था और जनता के नेताओं से बात करके कुछ सुधार करने वाले सुझाव लागू करना था।
तो उन्होंने सुधार लागू करने के सुझाव देने की उनके मन में बात थी, साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था। लेकिन जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो जनता ने साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस के जो सुपरिंटेंडेंट है स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इस घटना में लाला लाजपत राय जी की छाती पर लाठियों की बरसात की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। और जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का संदेश सारे संसार में, सारे देश में पहुंचा तो इस घटना की घोर निंदा की गई और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक तूफान सा खड़ा हो गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु की घटना पर विचार करने के लिए क्रांतिकारियों की लाहौर में एक सभा भी हुई, जिसमें खून का बदला खून से लेने का निर्णय किया गया और इसमें एसपी स्कॉट की हत्या करने का निश्चय किया गया। और इस कार्य के लिए जो एक दल बनाया गया उसमें सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल जी प्रमुख थे इस दल में। 17 दिसंबर 1928 को इस दल ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। पुलिस ने इसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी को जिम्मेवार ठहराया और उनको पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। भारतीयों के अधिकारों के हनन के लिए जब सरकार केंद्रीय असेंबली में 2 बिल लाना चाहती थी और ये दोनों बिल असेंबली में जब पेश किए गए 8 अप्रैल 1929 को, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो उस दर्शक बनकर गैलरी में बैठे हुए थे, उनकी जेबों में पिस्तौल और बम मौजूद थे। उन्होंने असेंबली में बम के धमाके किए और साथ में इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसके बाद वो अपनी जगह पर ही खड़े रहे, वहां से भागने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने बिना भागे ही वहीं पर खड़े रहे, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को जज ने अपना फैसला सुनाते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी और उनके कई साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरीके से इन वीरों की जो मृत्यु का समाचार पूरे देश में जब गया तो पूरा देश शोक में डूब गया और सरकार की इस कार्रवाई की बहुत ही कड़ी निंदा की गई। तो देखिए, सरदार भगत सिंह जी भारत के एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमेशा भारत में याद किए जाते हैं। अब हम इनके राजनीतिक विचारों की बात करेंगे। क्या उनके पॉलिटिकल आइडियाज थे, क्या उनके राजनीतिक विचार थे। तो जब हम उनके राजनीतिक विचारों की बात करते हैं तो सही मायने में देखा जाए भगत सिंह कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तकों में 2 पुस्तक थी, आइडियल ऑफ सोशलिज्म एंड और जो जिसको कहेंगे स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, इनमें उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। समय समय पर उन लेखों के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया। उनके राजनीतिक विचारों में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार, जिसको हम कहेंगे व्यूज रिगार्डिंग लिबर्टी। क्या उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार थे? भगत सिंह जी स्वतंत्रता के बहुत ही जबरदस्त समर्थक और दीवाने थे। जब उन्होंने पंजाब में एक नौजवान संगठन का निर्माण किया था तो उस संगठन का मुख्य उद्देश्य था अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना और देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। उनके द्वारा गठित किया गया नौजवान भारत संघ और नवनिर्मित जो सभा स्वतंत्रता के विषय में दोनों ही एकमत थे, दोनों ही स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा समर्थक थे। भगत सिंह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कांग्रेस सरकार जो पार्टी थी उसके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे थे उनको नाकाम मानते थे, उनको मानते थे कि ये प्रयास सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेसी विधियों द्वारा देश को स्वतंत्रता तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह स्वतंत्रता की लड़ाई लंबी और संघर्ष के ये स्वतंत्रता की जो लड़ाई है एक लंबी होगी और बहुत ही
लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी, जबकि भारतीयों को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता की आवश्यकता थी ताकि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और इन स्वतंत्रताओं के प्रयोग के द्वारा देश की प्रगति की जा सके। इसलिए वह जीवन भर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहे। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो दुर्भाग्य यह था कि उनकी मृत्यु को 16 वर्ष हो चुके थे। उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर बहुत सारे देशों की क्रांतियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है सपोर्ट टू एक्सट्रीमिज्म। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का भी उन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन किया था। उनका विचार था कि उग्र राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस को उग्र शिक्षित वर्ग के दल से जनसाधारण की पार्टी बना दिया था। उनके द्वारा जो साधन अपनाए गए थे, बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, इन सब का भगत सिंह और उनके साथियों ने काफी प्रयोग किया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय पर जब पुलिस द्वारा कातिलाना हमला किया गया और जो भी कार्रवाई की गई उसकी बहुत ही उन्होंने भरसक आलोचना की थी और इन्होंने एक राष्ट्रीय नेता पर आक्रमण मानते हुए इसका बदला लेने का निश्चय भी किया था। और इसीलिए जब 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था, तो इस निधन के एक महीने के भीतर ही उनके कातिल जो स्कॉट थे उनके स्थान पर सैंडर्स की हत्या करके इन्होंने उनकी मृत्यु का बदला भी ले लिया था। भगत सिंह जी लाहौर साजिश के आरोप में जब भगत सिंह पर मामला दर्ज हुआ तो अदालत के बहस के दौरान जब न्यायाधीश ने इस कार्रवाई का जब कारण पूछा तो भगत सिंह जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि अपने देश से प्यार करना और अपने दुश्मनों को मारना विद्रोह नहीं बल्कि ये एक राष्ट्रवाद है। तो इस प्रकार उनका जो राष्ट्रवाद था उग्र राष्ट्रवाद था और उनके जो गुरु जो थे उनसे उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की थी और इनके गुरुओं में विशेष तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी का भी नाम आता है। उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही कूट कूट कर भरी हुई थी और इसके कारण ही उनको हमेशा ही याद किया जाता है और इसी भावना के कारण ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले से लगा लिया था। नेक्स्ट आता है व्यूज अबाउट सोशलिज्म, उनके राष्ट्रवाद के प्रति विचार। भगत सिंह जी पर सोवियत संघ की क्रांति का काफी अधिक प्रभाव था, तो उन्होंने समाजवाद के संबंधी अपनी एक पुस्तक आइडल ऑफ सोशलिज्म जो है उसमें उन्होंने अपने विचार दिए हैं। उन्होंने हमेशा से ही समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए थे। तो उन्होंने समाजवाद के संबंध में बहुत सारे विचार पेश किए जिनमें हम कह सकते हैं कि भारत में श्रमिकों और किसानों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना करना और जिसमें कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले कामगार वर्ग को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना, देश में विद्यमान आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना, कृषकों को संगठित करने का प्रयास करना और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को उचित नहीं मानना, ये सभी विचार उनके शामिल थे समाजवाद के विचारों में। भगत सिंह जी मार्क्सवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे क्योंकि वो कार्ल मार्क्स को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स जी कहते थे कि आर्थिक मामलों में परिवर्तन लाने की जो विधि है वह सिर्फ क्रांति ही है। इसलिए उन्होंने वो कहते थे कि इतिहास में जितने भी बदलाव हैं वो सभी आर्थिक मामलों पर आधारित हैं। इसलिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को हमेशा कॉमरेड कहकर ही वो पुकारते थे और उनके समाजवादी विचारों के कारण ही भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे ओपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विरोध। उनका साम्राज्यवाद में कोई विश्वास नहीं था। जो भगत सिंह जी थे उनका विचार था कि भारत की जो बदहाली है और जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, इन सब का मुख्य कारण समाजवादी नियंत्रण है, क्योंकि समाजवादी नियंत्रण ने ही भारत को सोने की चिड़िया जो एक समृद्ध राष्ट्र था उससे निर्धन बना दिया था। तो वो किसी भी कीमत पर साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने साधनों के द्वारा साम्राज्यवाद का पूरी तरीके से वो अंत करना चाहते थे ताकि इसके कारण भारत में जो साधन रहित व्यक्ति हैं उनको खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। भगत सिंह जी चाहते थे कि अंग्रेज चाहे जितना भी अत्याचार भारतीयों पर कर लें, लेकिन
उन्हें एक दिन भारत को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और इस तरीके से भगत सिंह जी ने भारत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल साम्राज्यवाद से मुक्ति माना है, साम्राज्यवाद के अंत को माना है। नेक्स्ट बात आती है सपोर्ट टू सोशलिज्म एंड वेलफेयर स्टेट। उन्होंने देखिए समाजवाद के साथ साथ कल्याणकारी राज्य का भी उन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि वो ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना पाया जाए, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, लोगों के बीच में किसी भी तरह की आर्थिक असमानता न पाई जाए और सभी व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का समान रूप से प्रयोग कर सकें। इसलिए उनके राज्य में पूंजीवाद के लिए, पूंजीपतियों के लिए कोई भी स्थान नहीं था और उनके राज्य संबंधी विचारों में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के विचारों का समन्वय पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सपोर्ट टू रेवोल्यूशन। उन्होंने क्रांति का समर्थन किया 1917 में, जब सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में जो महान क्रांति हुई थी, जिसमें गरीबों और पिछड़े समाज, शोषित समाज के लोगों और उनके नेताओं को आगे आकर जो साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया गया था। क्योंकि रूसी क्रांति ने जहां विश्व के क्रांतिकारियों को इकट्ठा होकर संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, वहां पर भारतीय क्रांतिकारियों को भी उन्होंने एक प्रेरणा दी थी और भगत सिंह जी भी ऐसी ही क्रांति भारत में लाना चाहते थे, ताकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को जड़ से समाप्त किया जा सके। और इसी उद्देश्य के लिए भगत सिंह जी ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा का और उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का पुनर्गठन किया था। इन संगठनों का जो मुख्य उद्देश्य था वह था क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना और क्रांतिकारियों को एक झंडे के अधीन एकत्र करना। और उन्होंने जो अपने सभा में डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, केदारनाथ सहगल और लाला पिंडीदास इन आदि को भी शामिल किया था, क्योंकि ये सभी क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास करते थे, तो इसलिए क्रांति में उनका बहुत अधिक विश्वास था। नेक्स्ट आता है फंक्शंस रिगार्डिंग डिप्रेसिव क्लास। जो उनका जो फंक्शंस रिगार्डिंग डिप्रेसिव क्लास की वो बात करते हैं, तो उन्होंने जो बात की है अछूतों के उद्धार के संबंध में, जिसे हम कह सकते हैं, भगत सिंह का समाज के दलित, कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान में बहुत अधिक योगदान था और इन वर्गों के साथ किए जाने वाले सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव से वो काफी चिंतित थे। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा जो बनाई और नौजवान कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को भारतीय समाज में जो अछूत कहे जाने लोगों की सेवा करने और उनके समान अधिकार व दर्जा देने और उनमें सार्वजनिक कुएं और तालाबों से पानी लेने, उनकी शिक्षा और विभिन्न स्थलों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का उन्होंने समर्थन किया था। अछूतों के द्वारा इन सभी कार्यों में भाग लेने का उन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि उनका विचार था कि जब तक समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठाया जा सकता और कोई भी समाज सही तरीके से उन्नति नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें सभी वर्गों के लोग अपना योगदान ना दे दें, तब तक कोई भी क्रांति सफल क्रांति नहीं हो सकती। तो इनके पीछे इनका मुख्य उद्देश्य था कि देश के सभी लोगों द्वारा बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर क्रांति को सफल बनाने में योगदान देना। और इसी आधार पर उन्होंने सभी देश के सभी वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार देने की बात कही थी। नेक्स्ट आता है फेथ इन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। भगत सिंह जी के समाज और राज्य की स्थापना, जिस समाज की वो स्थापना करना चाहते थे, उसमें उन्होंने सभी धर्मों को समान आदर और समान सत्कार की बात की थी। उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा का जब गठन किया, उसका गठन भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया था, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को विशेष महत्व दिया गया था। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया था। उनके द्वारा जो गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसके भी सभी महत्वपूर्ण पदों पर विभिन्न धर्मों के लोगों को विशेष स्थान दिया गया था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि उनका धर्मनिरपेक्षता में बहुत अधिक विश्वास था। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है स्ट्रेस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने आर्थिक सुधारों पर भी बल दिया। भगत सिंह जी पर समाजवाद का काफी प्रभाव था, तो वह भारत की
आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सुधारों की बात करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है और उन्होंने जानबूझकर ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण होता रहे। इसलिए उन्होंने अपनी क्रांति का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधारों की स्थापना निर्धारित किया था। भगत सिंह जी ने भारत की आजादी की लड़ाई को मूल रूप से आर्थिक सुधारों की लड़ाई माना था और स्वतंत्रता आर्थिक सुधारों के लिए हमें एक अवसर प्रदान करती है, ऐसा उनका मानना था। बिना गरीबी, आर्थिक असमानता, आर्थिक शोषण को हटाए हुए हम वास्तविक स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए उन्होंने आर्थिक सुधारों पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट बात आती है व्यूज रिगार्डिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स। उनका जो न्यायिक सुधार संबंधी जो विचार थे, उनका ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में कोई भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वो उनका मानना था कि जो न्यायालय है पुलिस द्वारा जो की गई किसी भी तरह की कार्रवाई को, चाहे वो कार्रवाई वैध है या अवैध है, वो उसको उचित ही ठहराते हैं। इसलिए भगत सिंह ने न्यायिक सुधारों को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी, क्योंकि जनता को प्रतिदिन ब्रिटिश न्यायालयों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के जनता के साथ अन्याय किए जाते थे और उन अन्यायों का जनता के द्वारा सामना करना पड़ता था। तो न्यायालय की कार्रवाई के विरुद्ध उन्होंने अपने विशेष जो न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जो भी विशेष सुनवाई की जाती थी, उनकी जो शासन की मंशा थी, उस पर भी उन्होंने अविश्वास प्रकट किया। तो भगत सिंह जी और उसके साथियों को जब जेल से न्यायालय में लाया जाता था, तो जब वो देशभक्ति के गीत गाते थे, उससे न्यायाधीश नाराज हो जाते थे और वो गीत का अर्थ जब उनको पता चलता था, तो पुलिस उन गीतों को रोकने के आदेश देती थी। तो पुलिस ने न्यायालय में न्यायाधीशों के सामने उन पर गीत गाने के लिए बहुत ही घूंसे और लाठियां भी चलाई थी, जिसका ट्रिब्यूनल में शामिल बहुत सारे न्यायाधीशों ने विरोध भी किया था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि सरकार के द्वारा जो ट्रिब्यूनल है उनके सदस्य बदल दिए गए हैं और बंदियों को बिना हथकड़ियां और बेड़ियों के पेश करने के आदेश बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में उन्होंने ट्रिब्यूनल्स पर भी अपनी उम्मीद छोड़ दी थी और उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बंदियों के अधिकार दिए जाने का जबरदस्त समर्थन किया था। व्यूज रिगार्डिंग जेल रिफॉर्म्स, जेलों में सुधार संबंधी उन्होंने विचार दिए थे। 14 जून 1929 को भगत सिंह जी जब मियांवाली जेल पहुंचे, तो उन्होंने जेल की दुर्दशा को देखा और इसके संबंध में उन्होंने जेल अधिकारियों को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने जेल की दुर्दशा के बारे में बताया और जेल की दशा सुधारने के संबंध में उन्होंने अपनी मांगे पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदियों को पेशेवर कैदियों से अलग रखा जाए, राजनीतिक कैदियों के समान अन्य अपराधियों को भी किताबें पढ़ने और अखबारें पढ़ने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, शारीरिक श्रम से छूट दी जानी चाहिए और अपमानित करने वाले कार्यों से भी इनको विशेष छूट दी जानी चाहिए। और अपने कपड़े पहनने की राजनीतिक कैदियों को अपने कपड़े पहनने की छूट प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी भूख हड़ताल करने वाले कैदी के साथ जबरदस्ती ना की जाए, उनको अमानवीय तरीके से खाना खिलाने का प्रयास ना किया जाए और यूरोपीय कैदियों के समान ही भारतीय कैदियों को भी विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने, जब जेल प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी, तो उन्होंने अपनी मांगे गृह सचिव को भेज दी थी और इनकी सिफारिशों के कारण ही बहुत सारे जेल की जो सिस्टम है उसमें सुधार भी आए थे और बहुत सारी इनकी मांगे मान ली गई थी और जेल की नियमावली में बहुत अधिक संशोधन किए गए थे इनकी मांग के कारण। नेक्स्ट बात आती है व्यूज रिगार्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संबंधी के संबंध में जो उनके विचार थे, वह ये मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। वह निजी संपत्ति को क्लेश का सबसे बड़ा कारण मानते थे, शोषण का कारण मानते थे, क्योंकि निजी संपत्ति साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देती है। जैसे निजी संपत्ति को मार्क्स ने चोरी की संपत्ति की संज्ञा दी थी, इसी आधार पर जो भगत सिंह जी थे वो भी निजी संपत्ति के घोर विरोधी थे। भगत सिंह जी ने भी श्रमिकों और कृषकों के प्रति इसको धोखा माना था निजी संपत्ति को, और आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयास पर भी उन्होंने बहुत अधिक बल दिया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े पूंजीपतियों पर सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया जाना चाहिए, ताकि उनका जो पैसा है वो गरीबों के काम आ सके और श्रमिकों की स्थिति में उनके पैसे से सुधार किया जा सके।
इसके बाद बात आती है कॉन्शियस अबाउट पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना। भगत सिंह जी का विचार था कि जब तक एक देश के नागरिकों में राजनीतिक चेतना नहीं आ जाती तब तक किसी भी देश में क्रांति संभव नहीं हो सकती। उनका विचार था कि ब्रिटेन में जो शानदार क्रांति 1688 में और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 का, फ्रांस की 1789 की क्रांति, जर्मनी और इटली का एकीकरण जो 87 में हुआ था, 1870 में हुआ था, रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, उनके सफल होने का मुख्य कारण क्या था? उनके नागरिकों में अधिकारों के प्रति विशेष रूप से चेतना थी। तो इसी तरह की चेतना क्रांति लाने के लिए भारत में भी जरूरी है, इसलिए उन पर इन क्रांतियों का विशेष रूप से प्रभाव था। तो उनका विचार था कि भारतीयों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत किए बिना भारत में कभी भी क्रांति संभव नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने इस क्रांति को सफल बनाने के लिए उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति विशेष रूप से सचेत किया था। और इसमें उन्होंने राजनीतिक अधिकार जैसे कि सरकार की आलोचना करना, मताधिकार की मांग करना, सरकार का विरोध करना, निर्वाचन के अधिकार आदि संबंधी लोगों को जानकारी जो थी ये होना जरूरी है, तभी नागरिकों को सही तरीके से अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है नो फेथ इन ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश नौकरशाही में अविश्वास। भगत सिंह जी का ब्रिटिश नौकरशाही में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उनका विचार था कि नौकरशाही के बिना किसी भी देश का शासन सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि नौकरशाही को शासन का अभिन्न अंग माना जाता है, परंतु उनका ब्रिटिश नौकरशाही में ऐसा कोई भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उनका मानना था ब्रिटिश नौकरशाही है जो भारत में अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां हैं उसको व्यवहारिक रूप देने वाली है, और उनका जो मुख्य काम है भारत और ब्रिटेन में अलग अलग है। वो ब्रिटिशर्स को तो फेवर करते हैं लेकिन भारतीयों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। तो वो ब्रिटिश नौकरशाही को ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नौकरशाही की ही देन मानते थे, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमाने में सफल हुई। तो इस प्रकार उनका भारतीयों के शोषण का जो मुख्य कारण है वो ब्रिटिश नौकरशाही को मानते थे, और इस आधार पर ब्रिटिश नौकरशाही में उनका किसी भी तरह का कोई भी विश्वास नहीं था। नेक्स्ट बात आती है सपोर्ट टू नेशनल एजुकेशन। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। भगत सिंह जी 9th क्लास में थे जब महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन की वजह से उन्होंने अपना विद्यालय छोड़ दिया था और असहयोग आंदोलन में भाग लेने में उतर गए थे। और इनके तरह ही बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, और उन सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना देश के बहुत अधिक शहरों में की गई थी, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था माना जाता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को भविष्य में एक जो एक्टिव पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है उसके रूप में तैयार करने की नीति को अपनाया गया था। उन्होंने पाठ्यक्रम में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया था। उन्होंने परतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है उनको भी पाठ्यक्रम के भाग में शामिल किया गया था। तो उनके विषयों में अतिरिक्त विषय के रूप में उन्होंने प्राचीन भारत की गौरव गाथा को प्रस्तुत करने की बात की थी। इसके विषय में योगा, संस्कृत, ज्योतिषी, गणित आदि विषयों को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात आती है फेथ इन यूथ्स। उनका जो युवाओं में था, बहुत अधिक युवा शक्ति में विश्वास था। शुरू में वह गांधी जी के जो सत्याग्रह, अहिंसा आदि जो थे तरीके थे उनमें पूर्ण विश्वास रखते थे, लेकिन जब उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ा तो उनको हिंसा को भी एक साधन के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, और देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए वो कहते थे कि कोई भी साधन अपनाया जाए, अंतिम उद्देश्य देश की आज़ादी ही होना चाहिए, और इसके लिए बिना युवाओं के सहयोग के कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि वो मानते थे कि जहाँ बुजुर्गों का अनुभव प्रयोग में लाया जा सकता है वहीं पर युवाओं का जोश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, और इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसमें भी युवाओं की भर्ती की थी, और इसमें युवाओं को वो मानते थे कि युवा देश के लिए तन मन धन को अर्पित करने के लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया था, इसलिए उनका युवा शक्ति में बहुत ही गहरा विश्वास था।
नेक्स्ट बात आती है गांधीवाद और भगत सिंह। गांधीवाद और भगत सिंह की जहाँ पर बात आती है, जब असहयोग आंदोलन अपने शिखर पर था तो गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना के बाद जब आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो भगत सिंह जी ने गांधी जी के इस कदम पर बहुत ही असहमति प्रकट की थी, और गांधी जी जहाँ पर अहिंसा की बात करते थे वहाँ पर इन्होंने अहिंसा की बजाय हिंसा को भी एक आज़ादी प्राप्त करने के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक साधन माना था। तो भगत सिंह जी गांधी जी के बहुत सारी चीज़ों में सहयोगी होते हुए भी उनकी गांधी जी की सभी नीतियों में उनका पूर्ण विश्वास नहीं था। और जब इनको फांसी की सजा दी गई तो उसको बड़ा देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता जब 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको एक बड़ा शर्मनाक दिन के तौर पर माना जाता है। और इसको, इस समझौते में कोई भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा शामिल नहीं की गई थी, जिसमें भगत सिंह जी की फांसी का भी एक मुद्दा था, इसको शामिल नहीं किया गया था। और प्रगतिशील ताकतों ने इसको एक विश्वासघात का नाम भी दिया था। तो इस आधार पर उनका जो था गांधी जी क्रांतिकारियों की किसी भी कार्यविधि से पूरी तरीके से असहमत थे, लेकिन भगत सिंह जी का क्रांतिकारी गतिविधियों में पूर्ण विश्वास था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इनके राजनीतिक विचार थे जिन्होंने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अधिक विशेष योगदान दिया, और इसी आधार पर इनको हमेशा एक महान नेता के रूप में याद किया जाता है, इनके बलिदान को याद किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पॉलिटिकल थॉट है, इनका कंट्रीब्यूशन है, इनके विभिन्न विचार हैं, उसी तरीके से इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी कुछ लिस्ट दी गई है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।